शहद व शक्कर से शीरीं उर्दू ज़बां हमारी, शहद व शक्कर से शीरीं उर्दू ज़बां हमारी, होती है जिसके बोले मीठी ज़बां हमारी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे उर्दू की। उर्दू या लश्करी ज़ुबान बरसग़ीर की मयारी ज़ुबानों में से एक है। ये पाकिस्तान की कौमी और राब्ता आमा की ज़ुबान है, जबकि भारत के 6 रियासतों की दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा रखती है। आईन हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त ज़बानों में शामिल किया जा चुका है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़ुबान भारत में 5.01% लोग बोलते हैं और इस लिहाज से ये भारत की 6ठी बड़ी ज़ुबान है, जबकि पाकिस्तान में इसे बतौर मादरी ज़ुबान 7.59% लोग इस्तेमाल करते हैं। यह पाकिस्तान की 5वीं बड़ी ज़ुबान है। उर्दू तारीखी तौर पर हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी से जुड़ी है। बाज़ ज़हीर अल्फाज के अलावा यह ज़बान मयारी हिंदी से काबिल फ़हम है, जो इस खित्ते के हिंदू से मंसूब है। ज़बानी उर्दू को पहचान व तरक्की उस वक्त मिली जब बरतानवी दौर में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने उसे पारसी के बजाय अंग्रेज़ी के साथ शुमाली हिंदुस्तान के अलावा और जम्मू व कश्मीर में उसे सन 1846 और पंजाब में सन 1849 में बतौर दफ्तरी ज़बान नाफिज किया। इसके अलावा खलीजी, यूरोपीय, एशियाई और अमरीकी इलाकों में भी उर्दू बोली और समझी जाती है। ये एक तारीखी हकीकत है कि जब दो नए अफराद या मुख्तलिफ तहजीबों के लोग एक दूसरे से मुतारिफ हुए तो इनके दरमियान ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकमील और बातचीत के नतीजे में एक नई तहजीब व ज़ुबान के राहनुमार होने लगी, जो किसी भी मुल्क व कौम की तहजीब व सकाफत और इल्म व अदब का हिस्सा बनकर उस मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली का जरिया साबित हुई। ऐसे ही मेल जोल और आपस के ताल्लुकात के नतीजे में उर्दू की फिजा हमवार हुई। 11वीं सदी ईस्वी में दो कौमों के इख्तिलात से उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ। जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो उनकी ज़ुबान अरबी, फारसी या तुर्की थी, लिहाजा वो बातचीत में ज़्यादातर अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से मकामी ज़ुबान से वाकिफ नहीं थे। इसलिए इजहार मकसद के वास्ते मेले जोले अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। मकामी अल्फाज व ज़ुबान और हिंदुस्तानी मिजाज व माहौल का यही मिलना जुलना एक मुश्तरका तहजीब और नई ज़ुबान का जरिया बना। इस ज़बान को तारीखी पस मंज़र में मुख्तलिफ नामों यानी रेख्ता, हिंदवी, उर्दू मुगला, हिंदुस्तानी और उर्दू के नाम से जाना गया। बरतानवी राज में फारसी के बजाय हिंदुस्तानी को फारसी रस्मुल खत में इरकाम किया जाता था और हिंदू व मुस्लिम दोनों इस पर अमल करते थे। लफ्ज़ उर्दू को शायर गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू को आम तौर पर हिंदी के नाम से पुकारा जाता था। इसी तरह इस ज़बान के कई दूसरे नाम भी थे, जैसे हिंदवी, रिश्ता या दिलवी। उर्दू इसी तरह इलाकाई ज़ुबान बनी रही। फिर 1837 में फ़ारसी के बजाय उसे अंग्रेज़ी के साथ दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। उर्दू ज़ुबान को बरतानवी दौर में अंग्रेज़ों ने तरक्की दी ताकि फ़ारसी की अहमियत को ख़त्म किया जा सके। इस वजह से शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के हिंदू में तहरीक उठी कि बजाय फ़ारसी रस्मुल खत के इस ज़बान को मकामी दीवानगिरी रस्मुल खत में इरकाम किया जाना चाहिए। नतीजतन हिंदुस्तान की नई किस्म हिंदी की ईजाद हुई और इसने 1881 में बहार में नाफिज हिंदुस्तानी की जगह ले ली। इस तरह इस मसले ने फ़िरकावाराना बुनियादों पर हिंदुस्तानी को दो ज़ुबानों, उर्दू बराए मुस्लिम और हिंदी बराए हिंदू में तकसीम कर दिया, और इस फ़र्क ने बाद में हिंदुस्तान को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे तकसीम से पहले और बाद में भी बहुत से हिंदू शुअरा व मुसन्निफ़ीन उर्दू से जुड़े रहे, जिनमें मौरूफ मुंशी प्रेमचंद, गुलजार, गोपी चंद, आज़ाद वगैरह शामिल है। उर्दू और हिंदी में बुनियादी फ़र्क क्या है? उर्दू और हिंदी में बुनियादी फ़र्क ये है कि उर्दू नस्तलिक रस्मुल खत में इरकाम की जाती है और अरबी व फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जबकि हिंदी ज़बान दीवानगिरी रस्मुल खत में इरकाम की जाती है और संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल करती है। कुछ माहिरीन लिसानियात उर्दू और हिंदी को एक ही ज़बान समझते हैं, ताहम दिगर माहिरीन इन दोनों ज़ुबानों को अलग अलग ज़बान समझते हैं, बल्कि हकीकत यह है हिंदी उर्दू से निकली है।
اردو دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہے جبکہ ہندی بائیں سے دائیں کی طرف لکھی جاتی ہے۔ اردو میں کل 36 حروف ہے جبکہ ہندی میں کل 52 حروف ہے۔ اردو میں الفاظوں کی تعداد کل ملا کر 2,64,000 ہے جبکہ ہندی میں کل الفاظ 1,80,000 کے قریب ہے۔ اردو کو پاکستان کے تمام صوبوں میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ مدرسوں میں اعلیٰ ثانوی جماعتوں تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے کروڑوں اردو بولنے والے پیدا کر دی ہے جن کی زبانیں پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، کشمیری وغیرہ میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ اردو پاکستان کی مشترکہ زبان ہے اور یہ علاقائی زبانوں سے کئی الفاظ ضم کر رہی ہے۔ اردو کا یہ لہجہ اب پاکستانی اردو کہلاتی ہے۔ یہ امر زبان کے بارے میں رائے تبدیل کر رہی ہے، جیسے اردو بولنے والا وہ ہے جو اردو بولتا ہے، گو کہ اس کی مادری زبان کوئی اور زبان ہی کیوں نہ ہو۔ علاقائی زبانیں بھی اردو کے الفاظ سے اثر پا رہی ہے۔ پاکستان میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کی مادری زبان کوئی اور ہے لیکن وہ اردو بول سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ 5 ملین افغان مہاجرین جنہوں نے پاکستان میں 25 برس گزار دیے، ان میں زیادہ تر اردو بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تمام اردو بولنے والے کہلائیں گے۔ بھارت میں اردو ان جگہوں میں بولی اور استعمال کی جاتی ہے جہاں مسلمان اقلیت آباد ہے یا وہ شہر جو ماضی میں مسلمان حاکمین کے مرکز رہے۔ ان میں اتر پردیش کے حصے خصوصاً لکھنؤ، دلی، بھوپال، حیدرآباد، بنگلور، کولکتہ، میسور، پٹنہ، اجمیر اور احمد آباد شامل ہے۔ کچھ بھارتی مدرسے اردو کو پہلے زبان کے طور پر پڑھاتے ہیں۔ ان کا اپنا خاکہ اور طریقہ امتحانات ہے۔ بھارتی دینی مدرسے عربی اور اردو میں تعلیم دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے بھارت کا اردو کے بغیر گزارا نہیں۔ ہندی زبان میں وہ صلاحیت نہیں کہ اسے عام لوگوں کی زبان بنایا جا سکے۔ ہندی کے کئی الفاظ تو ہندی بولنے والوں کو ہی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے انہیں آپس میں بات چیت کے لیے اردو کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اردو کے الفاظ سادہ اور عام فہم ہے جن کو سمجھنا اور بولنا بہت آسان ہے۔ بھارت کی فلم انڈسٹری جو دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹریوں میں سے ایک ہے اور جہاں ہر سال اربوں روپے کی فلمیں بنتی ہیں، وہاں بھی ہر جگہ اردو بولی جاتی ہے۔ فلموں کے مکالمات اور گیت سب اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں۔ مکالموں میں تو ہندی کے چند الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن گیتوں میں 100% اردو استعمال کی جاتی ہے۔ اردو اور ہندی زبان کو پاک کرنے کی مہم اب بھی جاری ہے اور اس طرح اردو میں سنسکرت کے بجائے فارسی عربی الفاظ زیادہ داخل کیے جاتے ہیں جبکہ ہندی میں سنسکرت کے الفاظ کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اس طریقے نے تعلیمی اور ادبی ظاہر الفاظ کو بہت متاثر کیا ہے۔ اس کے باوجود دونوں قوموں میں اب بھی سنسکرت اور فارسی کی جڑیں باقی ہیں۔ انگریزی نے ان دونوں زبانوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔